Hello students. So till now we have completed the octet rule resulting into formation of ionic bond, covalent bond and coordinate bond। और इसी तरह से हमारे पास तीन तरह के कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो यहाँ पर अब हम स्टडी करेंगे अबाउट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी अपनी स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, वेरी हार्ड, क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और आयनिक कंपाउंड्स के अंदर सभी आयन्स एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं। सॉलिड्स रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होगा एट रूम टेम्परेचर। अगर हम उनको हीट करें तो काफ़ी हाई टेम्परेचर पर जाने के बाद वो मेल्ट होंगे। नंबर 2, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्लस और माइनस चार्जेस की वजह से वो काफ़ी अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के इनसाइड वाटर के अंदर, दैट इज़ इन एक्वस कंडीशंस। एंड आल्सो दे आर गुड कंडक्टर्स इन लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में भी अगर हम बात करें उनके कंडक्टेंस की तो काफ़ी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर सकते हैं। नंबर 3, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स वाटर में हाईली सोल्यूबल होते हैं इन कंपैरिजन टू कोवैलेंट कंपाउंड्स। एंड नंबर 4, दे शोज वेरी फास्ट रिएक्शंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। तो आयनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस होती हैं वो काफ़ी फास्ट होती हैं एक्वस मीडियम के अंदर, जो विद इन सेकेंड्स कंप्लीट हो जाती हैं। Now comes the factors affecting strength of ionic bond। कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर और उसके फॉर्मेशन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले है आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर कैटायन। तो जैसा कि हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड में जो कैटायंस हैं वो किसी एटम से फॉर्मेशन होती है उनकी, जैसे सोडियम से फॉर्मेशन हुआ Na पॉजिटिव। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ज़रूरी होता है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो कैटायन की फॉर्मेशन मुश्किल से होगी, और अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है तो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन जो है वो काफ़ी ईजी होगा। सो एज लो इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी, जितनी लो होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैटायन की तो एज ईजली इट विल गिव इलेक्ट्रॉन्स, उतना ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएगा एंड बॉल विल बी फॉर्म्ड ईजिली, और उसकी वजह से जो बॉन्ड है वो काफ़ी आसानी से बनेगा और कंपाउंड की जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी फास्ट होगी। तो इसके लिए हम देख सकते हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम। तो इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी पोटेशियम की होती है लोअर देन सोडियम। तो इसीलिए पोटेशियम जो है इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है और K पॉजिटिव की फॉर्मेशन जल्दी से होती है और Na पॉजिटिव की फॉर्मेशन थोड़ा सा लेट होगी। तो इसमें सिंपली ईजिली फॉर्मेशन होगा दोनों में से K पॉजिटिव का फ्रॉम K। सेकंड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एनायन। तो एनायन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है हमें वो देखनी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऐड करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या फिर एनर्जी अगर नेगेटिव है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना काफ़ी आसान है और एनायन की फॉर्मेशन आसानी से होगी, तो वो जल्दी से आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा
तो एज नेगेटिव इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एनायन, जितनी नेगेटिव होगी या जितनी लो होगी तो एज इजली इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन, उतनी ही जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा एंड ईजिली द बॉन्ड विल बी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम बात करें ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो इसमें फ्लोरीन की जो है वो लेस है देन ऑक्सीजन, बिकॉज फ्लोरीन की होती है हाईली नेगेटिव और ऑक्सीजन की होती है लेस नेगेटिव। तो ज़्यादा नेगेटिव फ्लोरीन की है तो इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से गेन करेगा और वो F नेगेटिव आयन को जल्दी से फॉर्मेशन कर देगा। तो कितना इजीली कैटायन या एनायन की फॉर्मेशन होगी ये हम आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से बता सकते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी लो होगी उतना अच्छा कैटायन के लिए, और एनायन फॉर्मेशन के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लो होगी तो वो भी उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। सो बोथ हैव सेम कंडीशन, द वैल्यू शुड बी लोअर। थर्ड पॉइंट है चार्ज। चार्ज सभी आयंस पर सेम नहीं होता है, जैसे कि सोडियम पर है 1 पॉजिटिव चार्ज तो मैग्नीशियम पर है 2 पॉजिटिव चार्ज। तो जितना ज़्यादा चार्ज होता है तो अट्रैक्शंस उतनी ही ज़्यादा हो जाएंगी। तो इट मीन्स मोर द चार्ज तो स्ट्रोंगर विल बी द बॉन्ड। तो इट मीन्स चार्ज की वैल्यू होनी चाहिए ज़्यादा। मोर द चार्ज ऑन द कैटायन एंड एनायन, मोर आर द अट्रैक्शंस एंड स्ट्रोंगर विल बी बॉन्ड। तो कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से पता चलेगी, और थर्ड पॉइंट हमें बताएगा कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक। और एक और पॉइंट है जो हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा, और वो है साइज। जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा, स्मॉल साइज, तो उस एटम के अट्रैक्शंस उतने ही स्ट्रॉन्गर होते हैं, बिकॉज अट्रैक्शन स्टार्ट होती है न्यूक्लियस से। और इसके लिए अगर एटम का साइज छोटा है तो दूसरे नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से अट्रैक्ट करेगा। तो एज स्मॉल इज़ द साइज ऑफ आयन तो मोर आर द अट्रैक्शंस, और बॉन्ड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग। तो इन सबको हम यहाँ एग्जांपल्स में फिर से देख सकते हैं कि बॉन्ड बिटवीन KCl, K और Cl के बीच में जो बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन होगी ईजिली देन NaCl की बजाय, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन सेम है लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी पोटेशियम की जो है वो लोअर है। लेकिन स्मॉल साइज होने की वजह से बॉन्ड बनने के बाद जो स्ट्रेंथ है वो NaCl में ज़्यादा होगी, क्योंकि सोडियम का साइज पोटेशियम से छोटा है ड्यू टू 0.1 and 2, बट बॉन्ड इन NaCl इज स्ट्रोंगर देन KCl ड्यू टू 0.4। तो यहाँ पर अगर हम चार्ज के अकॉर्डिंग बात करें तो जैसे MgCl2 का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रोंगर होगा देन NaCl, बिकॉज MgCl2 में मैग्नीशियम पर है 2 पॉजिटिव चार्ज और NaCl में Na पर है 1 पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शंस ज़्यादा होंगी और बॉन्ड स्ट्रोंगर होगा इन MgCl2। So in this way we can find out that कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी या नहीं, और अगर हो जाती है तो थर्ड और पॉइंट जो हमें ये बताएगा कि बॉन्ड कितना स्ट्रोंगर होगा या वीकर। नाउ कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। कोवैलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स आयनिक कंपाउंड से मोस्टली अपोजिट होती हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी, जबकि आयनिक सिर्फ सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स होता है वो कोवैलेंट नहीं होता, वो वीक होता है। जैसे NaCl का एक मॉलिक्यूल और NaCl का दूसरा मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी आयंस के बीच में होंगे सिमिलर। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल है हमारे पास कोवैलेंट जैसे Cl2 और एक दूसरा Cl2, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं जो कि इक्वल हैं, लेकिन कोवैलेंट में ये कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है
और यहाँ बीच में एक बहुत ही वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ वीकली अटैच होंगे और वो लिक्विड या गैसियस स्टेट में होंगे। जैसे Cl2 एक गैस है, H2O एक लिक्विड है और CO2 है एक गैस है। तो ये सारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। सेकेंड, दे आर वीक बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल, सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉन्ड वीक होने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा। नंबर 3, इनसोल्यूबल इन वाटर। तो कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर होता है माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर होता है प्लस चार्ज, और इसलिए इसके अंदर आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। बट कोवलेंट कंपाउंड हैं जैसे CH4 तो वो इसमें डिज़ोल्व नहीं करेंगे, जबकि ये खुद एक कोवलेंट कंपाउंड है जिसमें प्लस और माइनस पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यानी कि इनके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। नंबर 4 और थर्ड पॉइंट में जैसे है यहाँ पर कि इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो कुछ हमारे कंपाउंड्स हैं जैसे बेंजीन C6H6, ये कोवलेंट कंपाउंड है। तो कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट में आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगा, और कोवलेंट कंपाउंड्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर, इनमें कोई चार्ज नहीं है, और आयनिक कंपाउंड्स को बोलते हैं हम पोलर। और वाटर कोवलेंट होते हुए भी एक पोलर कंपाउंड है, तो इसीलिए कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली कोवलेंट यानी कि नॉन पोलर में डिज़ोल्व करेंगे। नंबर 4, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई स्पेशल प्लस माइनस चार्ज कम्प्लीटली नहीं होने की वजह से इनमें से करंट जो है बड़ी मुश्किल से कंडक्ट करता है, तो दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रिएक्शंस विल बी वेरी स्लो, इनकी रिएक्शंस काफ़ी स्लो होती हैं, इनकी रिएक्शंस में आवर्स या मिनट्स लग जाते हैं, जबकि आयनिक कंपाउंड्स में रिएक्शन सेकंड्स में हो जाती हैं। मॉलिक्यूल्स हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ शेप्स। मॉलिक्यूल्स की एक स्पेशल शेप होती है कोवलेंट कंपाउंड्स में, जैसे कि H2O है, तो H2O के अंदर हम जनरली इसको ऐसे ड्रा करते हैं, जबकि एक्चुअल शेप वाटर की ये है, मीन्स लाइक दिस, और इसको बोलते हैं बेंट शेप, मुड़ी हुई शेप, बेंट। तो ये शेप, ऐसी शेप आयनिक में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ कोवलेंट में ही पाई जाती हैं, और इनके बॉन्ड्स में स्पेशल एंगल्स होते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में यहाँ पर एंगल है जो दो बॉन्ड्स के बीच में, वो एंगल है 104.5 डिग्री इन बिटवीन टू बॉन्ड्स। आयनिक में ऐसा नहीं होता। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स कोवलेंट जैसी ही होती हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, और वो एक अनम्यूचुअल शेयरिंग है, बट दैट इज़ जस्ट लाइक कोवलेंट। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आर मोस्टली सिमिलर। तो अब यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट हमारा कोसल एंड लेविस कॉन्सेप्ट, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमें अदर कॉन्सेप्ट्स को फर्दर पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर इसलिए हम अब पढ़ेंगे वो लिमिटेशंस, वो कमियां क्या हैं ऑक्टेट रूल की या कोसल लेविस कॉन्सेप्ट की। तो जैसा कि हमें पता है कोसल और लेविस के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में हम देखें कुछ कंपाउंड्स हैं जिन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, और उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, फिर भी उन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 8 से कम है, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। जैसे बेरिलियम की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और शेयर करने के बाद ये हो गए 4, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी ये कंपाउंड बनता है। दूसरा कंपाउंड है BCl3, तो इसमें बोरोन की वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और तीनों इसने शेयर कर लिए, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता है।
तो ये ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट है। दूसरे हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। ये वो कंपाउंड्स हैं जहाँ पर किसी एटम की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 8 से ज़्यादा होता है, मोर देन 8। फॉर एग्जांपल हम PCl5 एक कंपाउंड की बात करें तो फॉस्फोरस की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, तो जिसमें से इसको 3 शेयर करने थे, बट ये ऑल दी 5 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है और फॉस्फोरस की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, मोर देन 8। इसी प्रकार से SF6 एक कंपाउंड है जिसमें सल्फ़र की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो 6 है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने चाहिए ऑक्टेट के लिए, बट ये सभी 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है और इसके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो गया है अब 12, यानी मोर देन 8। तो इन्हें बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। ये भी ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट है। थर्ड है जिनोन और क्रिप्टन, जो कि नोबल गैसेस हैं। तो कोसल और लेविस के अकॉर्डिंग इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इनको जो है कंपाउंड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनोन के कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे HCF2, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं इसने। HCF4 इसमें 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। HCO4 इसमें 8 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। और KrF2 क्रिप्टन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है और इनके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में अब 8 से उतने ही ज़्यादा हो गए जितने उन्होंने शेयर किए हैं। सो दिस इज़ हाईली अगेंस्ट द ऑक्टेट रूल। फिर आते हैं कुछ और लिमिटेशंस, जैसे सम कंपाउंड्स हैव ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स कुछ कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, फिर भी फॉर्मेशन होती है और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इवन होने की बजाय ओड हो जाता है, जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट नाइट्रोजन के पास बचते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ 7 ही कंप्लीट हुए। फिर भी ये कंपाउंड बनता है जिसे हम बोलते हैं NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट ऑक्टेट रूल। देन कम्स पॉइंट नंबर 5, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी शेप्स होती हैं। दे हैव ए डेफिनेट शेप इन 3 डायमेंशन। तो यहाँ पर शेप के बारे में कोसल और लेविस ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया कि उनकी शेप ऐसे परमानेंट और पर्सनल क्यों होती है। और 6 पॉइंट है नो एक्सप्लेनेशन फॉर नेचर ऑफ फोर्स। आयनिक कंपाउंड्स में नेचर ऑफ फोर्स है प्लस और माइनस का अट्रैक्शन, बट कोवेलेंट कंपाउंड्स में अगर क्लोरीन ने क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो किस कारण से उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, क्यों 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में जुड़ गए जबकि इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज हैं माइनस, तो 2 नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ें आपस में कैसे इकट्ठी हो गई। तो इसके बारे में भी इस थ्योरी में, इस कॉन्सेप्ट में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बहुत सारी बातों के साथ कोसल और लेविस हमें यहाँ छोड़ देते हैं और उसको फिर अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं अपनी अपनी थ्योरी से इन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हम हमारे अगले कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे इसके बाद, क्योंकि कोसल और लेविस में है काफ़ी सारी लिमिटेशंस। तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत है बॉन्ड पैरामीटर्स को जानने की। हमारी सेकंड थ्योरी जो है VSEPR थ्योरी है एक, जो हमें बॉन्डिंग के बारे में बताएगी। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं कुछ पॉइंट्स। नंबर 1 है बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड की करेक्टरिस्टिक्स हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। कोई भी 2 एटम्स जो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं, तो उनका जो सेंटर है और उसका जो न्यूक्लियस का सेंटर है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, तो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एटम है हाइड्रोजन और एक है क्लोरीन और मॉलिक्यूल है HCl, तो यहाँ पर H और Cl दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है HCl की बॉन्ड लेंथ, लाइक दिस। सेकेंड इज़ बॉन्ड एंगल। तो इसकी बात जैसे अभी हमने की थी
किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में अगर कहीं पर कोई दो बॉन्ड्स हैं, जैसे वाटर की हम बात करें, हाइड्रोजन से अगर अटैच है तो ये एंगल हमें दिखता है 90 डिग्री का, या फिर अगर इस शेप में है तो एंगल है 180 डिग्री। तो ये एंगल्स फिक्स होते हैं और वाटर में इन दोनों में से कोई भी एंगल नहीं पाया जाता। इससे पहले भी आपको अभी बताया था कि वाटर में बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। तो द एंगल बिटवीन टू कोवलेंट बॉन्ड्स इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल है H2O में 104.5 डिग्री। और मान लीजिए हम बात करते हैं कंपाउंड की, जैसे BeCl2, तो यहाँ पर दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल है 180 डिग्री। हम बात करते हैं BeCl3 कंपाउंड की, तो इसमें बॉन्ड एंगल पाया जाता है 120 यानी 120 डिग्री इन एक्चुअल। तो कितना एंगल है वो हमें बताना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने इसको ऐसे ड्रा कर दिया BeCl3 को तो ये एंगल 90 का हो जाता है, जबकि एक्चुअल में ये शेप है एक ट्रायंगल की और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल को जब हम ड्रा करते हैं तो हम उसका बॉन्ड एंगल उसमें दिखाते हैं कोवलेंट कंपाउंड के लिए। थर्ड है बॉन्ड एंथैल्पी, इसको हम बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं। तो किसी बॉन्ड को, पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए बीच में से, क्योंकि दोनों एटम्स एक दूसरे से स्ट्रांगली अटैच हैं, तो कुछ फोर्स लगेगा और उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और उस एनर्जी को द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ए बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड के 1 मोल उसी प्रकार के बॉन्ड्स को टोटल तोड़ने के लिए जो एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है तो उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। जैसे वाटर के अंदर अगर हमें H और O का बॉन्ड तोड़ना है तो OH के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 464.5 किलो जूल्स एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर 1 मोल। फोर्थ आता है इसमें अब बॉन्ड ऑर्डर। ये होता है द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन एनी टू एटम्स। जैसे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर है 1, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर है 2, और नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर है 3। तो किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड ऑर्डर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम BeCl2 की बात करें तो यहाँ पर दो बॉन्ड हैं, इस बॉन्ड का ऑर्डर भी 1 है और इस बॉन्ड का ऑर्डर भी 1 है। लेकिन हम CO2 की बात करें जो कि यही स्ट्रक्चर है, तो इसमें इस बॉन्ड का ऑर्डर है 2 और इस बॉन्ड का ऑर्डर भी है 2। तो इन दिस वे इन चीज़ों की हमें अगले कॉन्सेप्ट में ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है और नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी। ये थ्योरी हमें कुछ और नई बातें बताएगी कंपाउंड्स के बारे में, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।